नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। ये शुरू करते हैं आज की अपनी स्ट्रेट टॉक। तो कांग्रेस का अधिवेशन और एक विशाल समूह समर्थकों का, नेताओं का, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों का अहमदाबाद साबरमती में ये अधिवेशन हुआ। और इसके बाद से ये कहा जा रहा है, विश्लेषण अलग अलग किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी गलतियों को सुधारने पर फोकस दिख रही है। अपने संगठन में जो सुधारात्मक बदलाव है उसके प्रति भी गंभीर दिख रही है। लेकिन इससे पहले कि इस सवाल को हम समझने की कोशिश अपने आज के मेहमान के जरिए शुरू करें, हम चाहते हैं कि इस अधिवेशन से जुड़े कुछ बातें और कुछ सवाल जो है वो स्ट्रेट टॉक के मंच पर पहले रखें और उसके बाद अपनी चर्चा को शुरू करें। पहली बात तो ये कि कांग्रेस को जो अहमदाबाद अधिवेशन है इससे क्या हासिल हुआ। ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि लगभग 1961 के बाद 64 सालों में पहली बार कांग्रेस ने यहाँ पर अपना CWC जो नेशनल कन्वेंशन होता है, उसको कॉन्फ्रेंस होता है, उसको यहाँ पर आयोजित किया। जिला स्तर पर कांग्रेस की इकाई में नियुक्ति, इसमें जो सुधार के बदलाव की बात कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से की जा रही है, तो इसका पार्टी के लिए क्या मायने हो सकता है, होना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि केंद्रीय नेतृत्व, अगर इसमें बदलाव की बात से इनकार किया जा रहा है और जिला स्तर पर कांग्रेस की इकाई में बदलाव की बात हो रही है, तो इससे संगठन में सुधार की दिशा में कैसा कदम बताया जाए। एक बात यह भी हुई कि प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नदारद रहीं, गैर मौजूद रहीं। इस अनुपस्थिति को कैसे देखा जाना चाहिए और विपक्ष इंडिया गठबंधन के दलों के लिए कांग्रेस ने अपने अधिवेशन के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की है और बीजेपी को क्या संदेश देने की कोशिश की है, खास करके उस धरती से, अहमदाबाद से, जहां पर बीजेपी का जो होल्ड है वो 30 सालों से चला आ रहा है। बीजेपी की सरकार और कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेट टॉक में। और आपने भी तस्वीरें ये देखी होंगी कांग्रेस के अधिवेशन की। अलग अलग विश्लेषक, अलग अलग जो जानकार हैं या फिर आलोचक हैं, वो इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए और जिन विषयों को उठाया गया मंच के जरिए, राहुल गांधी ने स्वयं उठाया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया, उनको अलग अलग पैमाने पर तौल रहे हैं, अलग अलग जो है समीक्षा की जा रही है। मुकुल सर, आपकी पहली समीक्षा इस अधिवेशन को लेकर क्या? सभी मेरे जितने दर्शक हैं उनको, नेहा जी आपको मेरा नमस्कार। देखिए, अधिवेशन तो पहले भी कई बार हुए हैं। इससे पहले रायपुर और कई जगह जहां पे अधिवेशन हुए, उसमें और इसमें अंतर ये था कि इसमें लोगों ने जो, जाहिर बात है कि जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जो कमियां हैं उसमें पहली बार चर्चा हुई है। जिस तरह से लोगों ने मंच पे आके, उन्हीं के सब जो CWC के थे और भी जिनको मौका मिला, उन्होंने अपनी कमियां बताई जी। पहली बार कांग्रेस में स्लीपर सेल की बात हुई और बाकायदा इसको मतलब डंके की चोट पे कहा गया। ऐसा पहले नहीं हुआ था जी। तो जाहिर बात है कि इन चीजों को समझा गया, जाना गया और नेताओं ने समझा कि आखिरकार हमारी कमियां, देखिए आपकी तारीफ मुंह पे अगर कोई करता रहे तो जाहिर बात है अगर गलत काम भी आप करेंगे, आपको नुकसान भी होगा, तो लोग उसमें आपका फायदा बताएंगे जी। अरे कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी, जिससे हम लोग पहले थे ना, क्रिटिसाइज करिए तो पता चलता है, होना चाहिए क्रिटिसिज्म। और इस तरह से जब पार्टी के अंदर ही ये सब चीजें होने लगे तो जाहिर बात है पार्टी एक कदम आगे की सोचेगी कि हम इन कमियों को खत्म करते हुए फिर एक नई तरीके से चीजों को सामने रखें। यही इस अधिवेशन का मुख्य विषय था। और 20-22 हजार लोग जब आते हैं तो जाहिर बात है उसमें कई मुद्दों पे बात होती है, पार्टी किस ट्रैक पे चलेगी, साथ ही युवाओं को लेकर पार्टी क्या सोच रही है जी। मैं अभी आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में कि पार्टी कितनी 122-23 साल पुरानी पार्टी है, उसका ये हश्र हो रहा है, तो आखिर कहां पे कमी रह जा रही है जी। ये भी उन लोगों ने सोचा कि लगातार चुनाव में हार, कुछ जगहों पे आपने जीत, तो उसका स्ट्राइक रेट है क्या आपका, ऐसा क्यों हो रहा है, आप कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे पब्लिक से। ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी और इन्हीं सब पे मंथन हुआ है। और इस तरह से कांग्रेस इसके बाद जो अब आने वाला सबसे पहला बिहार चुनाव है, जाहिर बात है उसमें पूरा जोर लगाएगी और वो चाहेगी कि यहाँ से मैक्सिमम हम अपना जो स्ट्राइक रेट है उसको बढ़ा सके जी।
जी, स्ट्राइक रेट बढ़ाने की और युवाओं को जोड़ने की बात हो रही है। ज़िला स्तर पर जो नियुक्तियों की बात हुई है, शुरुआत तो मैं ज़िला स्तर की नियुक्तियों की बात से ही करूंगी मुकुल जी, कि इस बदलाव को या फिर इस नियुक्ति को आप संगठन में सुधार की दिशा में कैसा प्रयास मान रहे हैं, जबकि नीति निर्धारक तो शीर्ष पर जो है वो विराजमान है और उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। अगर कांग्रेस बदलाव की बात कर रही है, सुधारने की बात कर रही है, आलोचनाओं को स्वीकारने की बात कर रही है, तो ये आलोचनाएं क्या जिला स्तर पर ही हैं जिसको सुधारने की कोशिश हो रही है, और शीर्ष स्तर पर जो नीतियां बनती हैं या फिर जो फैसले लिए जाते हैं उसमें सुधार की फिर किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या ये जो समस्या है, समस्या कहीं और है और समाधान कहीं और हो रहा है या फिर किया जाने की कोशिश की जा रही है, ये क्या अलग अलग दिशा में जाते हुए प्रयास नहीं दिख रहे हैं? नेहा जी, बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि आज की डेट में जितने जिला अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के जो पहली चली आ रही थी, आप 2014 से जब से बीजेपी की सरकार बनी, तो कोशिश यही रहती है, जो जानकारी हम लोग को मिलती है और जिस तरह से पता चलता है, जो इनके जितने राज्य स्तर के बड़े नेता हैं, अगर आप कहिए कि जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के सामने चरणबद्ध होते हैं। आप टीवी पे आके कुछ बोलते हैं, लेकिन जब सरकार के उनके अपने काम होते हैं वो सरकार कर भी देती। खासकर मैं बीजेपी सरकार की बात करूं तो ये चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो जब भी बीजेपी की सरकार रही है, तो सुनने में हम लोग को यही आता है और लोग बताते भी हैं, क्योंकि इन बड़े नेताओं के काम आराम से हो जाते हैं, इनको घर बैठ के ही सारी सुविधाएं दे देती है सरकार जी। तो जब आप सरकार से सारी सुविधाएं ले रहे हैं तो आप सरकार के खिलाफ कितना बोलेंगे? सड़क पे आप दिखेंगे नहीं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण जो भी आपने बताया, जिला अध्यक्छ अगर आपकी उसी पर पार्टी पे चलेंगे तो आप नए लोगों को नए संगठन में कैसे आप मजबूत कैसे कर पाएंगे? बिना संगठन, बिना राज्य स्तर के कोई नहीं चुनाव लड़ सकता, और कांग्रेस से समझ चुकी है। इसीलिए बिहार में देखिए आपने, बिहार का एक ताजा उदाहरण है कि हम राजस्थान, हरियाणा भूल जाएं, दिल्ली सब भूल जाएं। आप उन्होंने समझा, राहुल गांधी ने सबसे पहले युवाओं को, खासकर यूथ जो है उसमें सबसे पहला काम किया कि वहां पे कृष्णा अल्लावरू को भेजा। कृष्णा अल्लावरू यूथ है। उसके बाद उन्होंने कन्हैया कुमार को भेजा। कन्हैया कुमार के बाद उन्होंने राजेश राम को भेजा। ये दर्शाता है कि अब जो पुराने जो बुजुर्ग हो चुके नेता हैं, बीजेपी में तो 75 के बाद आपको भेज दिया जाता है मार्गदर्शक मंडल में जी। कांग्रेस में ऐसी व्यवस्था है नहीं। और ऐसे लोगों के साथ युवा कितना कनेक्ट करेगा जी। जो एक कांग्रेस का अगर सीडब्ल्यूसी का आप बात करें तो पिछले उनकी अधिवेशन हुआ था, उसमें 84 सदस्य थे टोटल, और अगर देखें तो सिर्फ 1.5 दर्जन, यानी 18 लोग ऐसे थे जो 50 साल की कम उम्र के। ठीक है जी। 8 नेता ऐसे हैं जो 70 ईयर्स से ऊपर है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि जब आप सारे बुजुर्गों को साथ रख लेंगे तो जो यूथ सोच रहा है उसको कैसे आप कनेक्ट कर पाएंगे? ये कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी थी जी। और वो जरूरी था कि युवाओं को सामने कनेक्ट करे। तो ये चीजें, और खड़गे ने उस टाइम में जब रायपुर में अधिवेशन हुआ था तो उन्होंने जो घोषणा की थी, उन्होंने कहा 50+, तो मतलब आप 50 के प्लस जो है उनको शांत रखते हुए 50 के अंदर के युवा शक्ति को हम जोड़ेंगे 50-50। लेकिन हुआ क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ। पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि सीधे यूथ से कनेक्ट किया गया है। ठीक है। और इसका असर ऐसा हो रहा है कि बीजेपी तो खुद परेशान है बिहार में, साथ में कांग्रेस को लेके आरजेडी, तेजस्वी भी परेशान है कि जिस तरह से उनको यूथ कनेक्ट कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जी। यानी इस अधिवेशन से अखिलेश और तेजस्वी को भी एक संदेश गया है कि युवाओं को जो एकीकृत करने के, युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश में खुद राहुल गांधी जुटे हुए हैं, और इसमें जो उनका थिंक टैंक है, पार्टी का थिंक टैंक कहूंगी, ना कि राहुल गांधी की टीम के बारे में मैं कहूंगी, कि पार्टी के थिंक टैंक में भी आप एक बड़ा बदलाव होते हुए देख रहे हैं, या फिर जिसे सुधार की बात कही जा रही है, ये सुधार की दिशा में हो रहा प्रयास है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी इससे पहले कि इसको समझे कि क्या जो नीति निर्धारक है उसमें भी परिवर्तन करने की कोशिश करते राहुल गांधी दिख रहे हैं, या फिर कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिख रहा है, वो गंभीर दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे।
तो क्या खुद को सुधार लेगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने गलती सुधारने की बात कही है और जो शीर्ष नेतृत्व है उसने भी अपने आलोचकों को जो है खुला न्योता दिया है कि जो जो समस्याएं हैं, जो जो गलतियां अगर आप नोटिस कर रहे हैं कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, उसकी बात सुनी गई है इस अधिवेशन में, अहमदाबाद अधिवेशन में। ये खास बात रही कांग्रेस की। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं। युवाओं पर फोकस दिख रहा है और संगठन में सुधार पर फोकस दिख रहा है। मुकुल सर, ऐसे में बिहार को ही एक ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने एक ऐसा सैंपल बनाया है जिससे पार्टी के संगठन में अगर बड़ा सुधार होगा तो बिहार की राजनीति से ही सुधार होगा। ऐसे में अहमदाबाद का चुना जाना, इस दिशा में आप कैसे देखते हैं कि अहमदाबाद को चुना गया, जो कि मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में प्रस्तावना में ही कहा था कि 64 सालों में पहली बार कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी विशाल गैदरिंग की है, तो इसका कुछ तो मोटिव होगा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। देखिए, कांग्रेस का यहाँ पे आना जाहिर बात है कि जैसे सरदार पटेल है, पटेल को ही मुख्य फोकस करते हुए, पटेल शुरू से कांग्रेसी रहे, अंत तक कांग्रेसी रहे। संघ पे उन्होंने बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं बैन भी लगाया था। उसके बावजूद बीजेपी उनको होता क्या है कि जब आप हमारे महापुरुषों को, जितने भी हमारे बड़े लीडर्स थे जो आजादी में योगदान दिए थे, उनमें बाइफर्केशन हो चुका है। अब इसमें हम लोग को कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है कि सारे जो महापुरुष हैं वो पार्टी वाइज आपस में डिवाइड हो गए। कोई किसी को अपना मानता है, कोई किसी, हालांकि सब हम लोग की एक जनता की निगाह में सारे लोग वही हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं योगदान दिया था और लोग सबको मानते हैं जी। चाहे वो आप सरदार पटेल की बात करें, चाहे आप किसी की बात करें, सरदार पटेल को लेकर चूंकि बीजेपी हमलावर रहती है, इसलिए कांग्रेस ने सबसे पहले वहां पे ये अधिवेशन निर्धारित किया। और ये करने की वजह थी कि बिहार जो गुजरात है, गुजरात में पिछले चुनाव उसमें बहुत बड़ा मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस को जी। और उससे पहले अभी स्ट्राइक रेट अच्छा था उनका। तो ऐसे में इन चीजों को देखते हुए जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने, क्योंकि आपकी लड़ाई सीधे बीजेपी माने मोदी और मोदी माने बीजेपी, तो अगर आप अटैक करेंगे तो बीजेपी पे अटैक करने के लिए तो आप किसी राज्य में कर सकते थे, लेकिन अगर आपको मोदी को टारगेट करना है तो आप सीधे सरदार पटेल की धरती पे आप स्ट्राइक करिए। और वहां पे जब आप स्ट्राइक करेंगे तो जाहिर बात है उसका असर बहुत दूर तक जाएगा, वो मैसेज भी बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए उन्होंने पटेल को की धरती पर ये कार्यक्रम किया और चीजों को, गुजरात के जितने लोग हैं, गुजरात में देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कारण बने गुजरात में इतनी बुरी हार के लिए। जी जी। कांग्रेस के अंदरूनी, जिसे कहते हैं आप कार अपनी जाती है कराने, सर्विसिंग कराने जाती है, तो आप इसे एक कहिए फुल सर्विस थी ये कांग्रेस की, जिसमें कांग्रेस ने अपने सारे देखा कि जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्रीय नेतृत्व, इन सब में क्या क्या कमियां हैं। और ये सबसे बड़ा मैसेज मिला था राहुल गांधी की यात्रा को लेके। विश्वास मानिए, ये राहुल गांधी की यात्रा ना होती तो आज कांग्रेस जहां 42-43 पे थी 2019 में, उसी के आसपास रहती। यात्रा का ये असर था कि पूरा इंडिया गठबंधन एक छत के नीचे आया। जी जी। तो राहुल गांधी ने जो सड़क पे देखा, लोगों से मिला और जो कनेक्टिविटी है वो बेहतरीन है। इसीलिए वो यूथ को लेके और खासकर बिहार, जो आपने क्वेश्चन पूछा, बिहार को लेके बहुत संजीदा है और वो चाहते हैं कि वहां पे जी प्रयोग किया जाए। बिहार को लेकर एम्बिशियस तो है ही, चलिए ये बात तो ठीक ही लग रही है, लेकिन गुजरात को लेकर अगर पार्टी एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी हो रही है, तो इसमें आप कितना दम देख पा रहे हैं? अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन तो आम आदमी पार्टी से भी बुरा देखने को मिला। और अभी इससे पहले जब राहुल गांधी गुजरात गए थे तो उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं उनको बाहर भी निकाला जा सकता है। काफ़ी आलोचक हुए थे जो लोग, जो बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हैं, ऐसे नेता, उनके खिलाफ कार्रवाई करने तक की बात हुई थी। लेकिन उसके बाद भी एक समय हो गया और ये अधिवेशन भी गुजरात में हो गया। इस बीच किसी तरह की कार्रवाई तो सामने नहीं आई। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हम चाहते हैं कि दर्शकों तक जरूर पहुंचाई जाए। देखिए, गुजरात में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, गुजरात में वो बात ही नहीं थी कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है जी। चूंकि वहां पे 30 सालों से लगातार बीजेपी का एक अपना होल्ड है और वहां भी वही चीजें मैं आपको बताऊंगा जो मध्य प्रदेश में हो रहा था जी, जो राजस्थान में हो रहा था। पहले जब भी बीजेपी की सरकारें रहती है तो वहां का जो केंद्रीय नेतृत्व, क्या कहते हैं, राज्य स्तरीय जो नेतृत्व रहता है, वो कहीं ना कहीं दबाव में रहता है।
और उसको ले कांग्रेस का एक, जिसे कहते हैं कि आप जब चुनाव लड़ते हैं तो आप टीम वर्क से लड़ते हैं जी। आपका मोदी जी, बीजेपी के पास कम से कम 1.5 दर्जन ऐसे नेता है, 2 दर्जन, जिनकी एक लिस्ट बनती है। यहाँ पे जो लिस्ट बनती है उसमें से आधों का तो पता ही नहीं चलता कि वो कब गए और कब आए वहां चुनाव कन्विंसिंग करने जी। वो कितनी रैली हुई, 3 ही 4 पे फोकस रहता है। तो राहुल गांधी ने इस चीज को समझ के ये कहा कि हम पहले संगठन को नीचे से हम ओवरहॉलिंग करेंगे, हमें ऊपर से ओवरहॉलिंग तो होनी ही होनी है जी। लेकिन जो गुजरात है, गुजरात में जब तक हम नीचे अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं मिलेगी विजय, और ना कोई यहाँ पे हम सीट उस तरह से जीत सकते हैं कि जो हम बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दे सके। इसी को लेके ये सब समझते हुए गुजरात भी, इसके बाद देखिए गुजरात में भी चुनाव आएगा, 2-3 साल बाद चुनाव आएगा, तो वहां पे ये है कि अगर अभी से हम तैयारी करेंगे तभी होगा। ये कांग्रेस दिल्ली के और हरियाणा के चुनाव में हम आप देख चुके हैं कि लास्ट मोमेंट पे जब पार्टी उतरती है तो हमेशा उसका लॉस होता है, या तो अंदरूनी विवाद होते हैं या फिर लेट लतीफी इसकी जिम्मेदार होती है। ये अब कांग्रेस बिहार को लेकर से शुरू करके अब कहीं पे ऐसा करने की उम्मीद अब नहीं लगती कि अब शुरुआत से ही आप अपनी तैयारी करते रहिए ताकि जिलाध्यक्ष से लेके सारे लोग तैयार रहे, आपके पास एक टीम वर्क रहे। जी जी। कई बार हमने देखा है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है, या उनका जो थिंक टैंक है उसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कुछ गलत सुझाव दे दिया या फिर कुछ ऐसा सुझाव दे दिया जो कि उल्टा पड़ गया। तो अभी इस अधिवेशन से क्या ये संदेश भी पार्टी ने देने की कोशिश की है कि जो भी हो रहा है वो राहुल गांधी की विचारधारा या राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी के जरिए ही पार्टी अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है, या फिर पार्टी जो है अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है? देखिए, राहुल गांधी, जाहिर बात है खड़गे इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी ने जितना इंडिया देखा है और जितना वो कनेक्ट करते हैं, खड़गे का काम देखिए पार्टी के अंदर और पार्टी के निर्णय लेना भले ही हो, लेकिन जो जन सामान्य है, जिसे आप भारत की जनता कहिए, थिंक टैंक अगर मैं कह लूं कि अगर पार्टी का, कांग्रेस का कोई थिंक टैंक है तो क्या वो राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द के लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें खड़गे जी की भूमिका रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अपना जो एक बना रखा है कि मुझे इस ट्रैक पे चलना, उस ट्रैक से वो इधर उधर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और उसी ट्रैक पे पार्टी आगे जाएगी। फिर मैं कह रहा हूँ, देखिए वही होता है कि बुजुर्ग नेता और युवा में अंतर होता है, उसकी सोच में अंतर होता है, उनके आप जो जिसे कहते हैं कि आपका स्टेमिना कितना है, आप किस हद तक लड़ सकते, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। और राहुल गांधी इस चीज को समझ चुका है, ये चुके हैं कि इसको लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे तभी हमें कहीं सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज अगर सारा वही सब चलता रहेगा तो थिंक टैंक की भी बुद्धि वही रहेगी। आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, हर दर्शक के घर में बुजुर्ग होंगे। अगर कोई 81 साल 70 के ऊपर है तो उनको रेस्ट के लिए कहा जाता है। बीजेपी वही कर रही है जो कि कांग्रेस नहीं कर रही। उनके यहाँ जो जितने 70 के ऊपर के नेता हैं वो सब सीट छोड़ना ही नहीं चाहते, सीट छोड़ना ही नहीं चाहते। तो जब छोड़ना ही नहीं चाहते तो नए को जगह, ये काम तो किसी को करना पड़ेगा ना। और थिंक टैंक का यही काम है कि आप इस तरह की सारी चीजें खत्म करिए। जी। यानी आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। अगर जिला स्तर से शुरुआत हो गई है तो फिर प्रदेश स्तर, और क्योंकि प्रदेश स्तर पर भी देखा जाए तो बिहार में ये जो है बदलाव किया जा चुका है। प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष की जो है वो चेहरा बदल दिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मुकुल सर। और कांग्रेस की सियासत को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी लगातार जो है अपनी पोजीशन मजबूत कर रही है। खास करके लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत की। हालांकि कुछ राज्यों में निराशाजनक प्रदर्शन फिर से सामने आया, लेकिन बिहार के चुनाव और खास करके गुजरात अधिवेशन से कई तरह की संभावनाएं कांग्रेस के बारे में फिर से लगाई जाने लगी हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो कांग्रेस क्या खुद को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है और शुरुआत हो चुकी है। जिला स्तर से नियुक्तियों का हवाला दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसे गुजरात के आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। मुकुल त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। मुकुल सर, गुजरात की ही अगर बात मैं करूँ तो सोशल जस्टिस वक्ताओं ने जो अधिवेशन में अलग अलग जो है अपनी बातें रखी हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों
वो संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। राहुल गांधी आते हैं, वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तमाम जो वक्ता रहे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के, इन विषयों को जिनको उन्होंने उठाया है इस अधिवेशन के दौरान, आप किस तरह से देख रहे हैं? खास करके मैं अगेन राहुल गांधी के स्पीच पर आपका ध्यान लाना चाहूँगी, जिसमें वो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने टैरिफ को लेकर करी है, जो कि ट्रंप के टैरिफ के बारे में उन्होंने मोदी जी को बहुत ही तीखे अंदाज में घेरा है। और इसके बारे में इसलिए भी ज़्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि गुजरात व्यापार के लिए एक बहुत ही अहम प्रदेश है, और जेम्स, ज्वेलरी, कपड़ा, ये वो यहाँ पर एक्सपोर्टर्स हैं जो अमेरिका को निर्यात होता है, और एक बड़ी इंडस्ट्री गुजरात में। कहीं ना कहीं उस बिजनेस सेक्टर को उन्होंने जो है आकर्षित करने की कोशिश की है गुजरात की धरती से, साबरमती से। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से पूरे शेयर मार्केट गिरे, अमेरिका पे भी असर पड़ा, सड़कों पे वहां पे लोग निकले, यहाँ पे भी काफी उठापटक जो हुई है, लाखों जिसे कहिए रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है, और कई लाख करोड़ का शेयर बाजार नीचे गिरा। तो जाहिर बात है, राहुल गांधी चूंकि विपक्ष के नेता है, एलओपी, अगर वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री का एक भी उनका वक्तव्य ना आना इतनी बड़ी घटना होती है कि, और उसमें भी ट्रंप अगर इंडिया पे लगा रहे हैं और इंडिया से उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपना टैक्स कम करिए, तो कनाडा हुआ, आपका सिंगापुर हुआ, उन लोगों ने तत्काल प्रभाव से इंडस्ट्री के लिए एक फंड जारी किया। यहाँ ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं। पीआईबी की एक रिलीज जारी करके कह दी जाती है कि पीआईबी नॉर्मल तरीके से कहता है कि भारत इसको देख रहा है, और उसपे प्रधानमंत्री का ना बोलना, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का ना बोलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है कि क्या आप कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव में है। एक तरफ आप ट्रंप के गले में हाथ डाल के और उससे आप कहते हैं कि ही इज माय फ्रेंड, बट जब दूसरी तरफ जब वो आपके ऊपर चाबुक चला रहा है, आपकी इंडस्ट्री को, अगर मान लीजिए जो भी एक्सपोर्टर है, जो सूचना आई उस सूचना में 60,000 करोड़ के जो गुड्स थे वो सी में, शिप्स में, कैन यू बिलीव, इंडिया की बात कर रहा हूं, और वो पोर्ट में पहुंचे नहीं थे। उससे पहले जो वहां के बायर थे, जो इंपोर्टर थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि आप 20% कम करिए। तो ये बताइए कि जो आदमी यहाँ से अपना माल भेज चुका हो, एक्सपोर्टर इंडिया में बैठा है, इंपोर्टर वहां बैठा है, और बीच रास्ते में वो कहता है कि चूंकि ऐसा हो गया है तो आप 20, तो कितना बड़ा नुकसान होता। क्योंकि अब तो 90 डेज में उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है, लेकिन इन 90 डेज में इंडिया क्या करेगी? 3 महीने का आपके पास टाइम दिया है। 3 महीने में भारत की अपनी तो कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कम से कम इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक्सपोर्टर्स को, भारत की जनता को, हर आदमी आज की डेट में अवेयर है कि हमारा कितना नुकसान होने जा रहा है, कौन कौन सी चीजें हमें महंगी मिलेंगी और क्या हमारे ऊपर असर पड़ेगा। तो एक अगर आप वर्ल्ड को देखते हैं कि भारत है और पूरी दुनिया का ही एक देश है, तो जाहिर बात है इंपोर्टर भी यहाँ बैठे हैं, एक्सपोर्टर भी यहाँ बैठे हैं, और हम भी ऐसी चीजें यूज करते हैं। कहीं ना कहीं हर मोबाइल में अमेरिका के कई कंपनीज ऐसी हैं जो अगर वो अपना सामान ही ना दे तो मोबाइल ही ना बन पाए। तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना था, वो नहीं दिए, इसीलिए एलओपी राहुल गांधी ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई है, और जिसका असर भी दिख रहा है कि कम से कम कुछ जो टीवी डिबेट्स होती हैं उसमें बोलने को तो लोग तैयार हो गए हैं। पहले तो कोई बोल ही नहीं रहा था। बिल्कुल। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत इंडिविजुअल क्या है, इसको लेकर प्रधानमंत्री की भूमिका को, आपके सारे लोग दोस्त हैं, अमेरिका बहुत क्लोज फ्रेंड है, मगर वो आपके ऊपर चाबुक चला रहा है और आप चुप हैं। ये बड़ा था, इसीलिए राहुल गांधी ने ये चीजें बोली। बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल गांधी, ये साफ है कि वो इस संवेदनशील परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कमजोरियां हैं उसको गुजरात की धरती से ज़्यादा तीखे शब्दों का इस्तेमाल करके उठा रहे हैं, जिससे बीजेपी को नुकसान जो है वो अधिक से अधिक पहुंचाया जा सके। मैं अब आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ कि कांग्रेस में ये जो सुधार है, ये विपक्षी गठबंधन इंडिया घटक दलों के लिए
क्या क्या जो भविष्य है वो दर्शाता है? आपने पहले कहा कि चिराग पासवान, माफ कीजिएगा, तेजस्वी हो या फिर अखिलेश हो, इनके लिए संदेश है क्योंकि युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं इंडिया गठबंधन के सवाल पर जाऊं, मैं समझना चाहती हूँ कि क्या ये जो सोशल जस्टिस की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उनका शीर्ष नेतृत्व पूरा पार्टी का कर रहा है, ये किसी किस्म का पॉलराइजेशन है, जिसमें जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, और अब जबकि वक्फ बिल जो है अब लागू हो चुका है, तो अब इसमें अल्पसंख्यक भी एकजुट होकर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल वक्फ बिल एक बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के हाथ लग गया है और कांग्रेस मतलब वो हर दल के लिए। अब दिक्कत ये आई है कि बीजेपी ने, चाहे वो आप अपने एनडीए के जितने भी गठबंधन थे उनको एक साथ ला के बिल तो पास करा लिया, लेकिन बीजेपी तो जीती, लेकिन उनके साथ के लोग अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और ट्रैप इसलिए हुए हैं कि वो अपने आप को जो सो कॉल्ड सेकुलर समझ कहते थे, वो उससे उनकी वो बिल्कुल खत्म हो गई। इसमें अजीत पवार का ताजा उदाहरण मैं जोड़ देती हूँ। मुझे याद आया कि अजीत पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है इसे बिल को लागू ना करने के लिए महाराष्ट्र में। लेकिन मुझे लगता है कि पहले ये जो नेता हैं या फिर ये जो दल हैं, ये क्या जागते नहीं? उनको नहीं पता होता कि इनके वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? आप अपनी बात पूरी करें मुकुल जी। जी, तो उसमें बिहार में आज ही पोस्टर लगे हैं जिसमें नीतीश कुमार एक जो उसमें अल्पसंख्यक दिखाया है वो पीठ में खंजर भोंक रहे हैं। ये बाकायदा पोस्टर लगा के ये जताने की कोशिश की गई है कि अल्पसंख्यक अब उनसे हट गए। दूसरी तरफ आप देखें तो नीतीश कुमार की मैं बात करूं, नीतीश कुमार हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो आपके हम के पार्टी के हो, जितने भी लोग हैं, ये सब अपने आप को सेकुलर, चूंकि सब नीतीश कुमार के साथ के थे। एक रामविलास पासवान के बेटे हैं जो एलजेपी, उनके साथ उनका गठबंधन था, चाचा अलग हो गए, भतीजे को भी बहुत वोट मिलते थे मुस्लिम्स के, क्योंकि रामविलास पासवान की छवि दलित नेता की थी और बड़े नेता वहां के थे। सॉरी, तो आज की डेट में उनके साथ जो उनका परसेंटेज था 10-12% जो हम लोग यहाँ से देखते हैं, सीडी जो जितने भी आंकड़े आते हैं उसमें ये साफ है कि 10-12% मिलता था वोट। हुआ ये कि 2020 में जब बिहार में चुनाव हुआ तो वहां पे नीतीश कुमार ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन उसमें से एक भी नहीं जीता। तो मे भी ऐसा हो सकता है, जो लगता है कि बीजेपी ने जताने की कोशिश की है कि जब आपको मुस्लिम वोट आपने खड़े तो किए प्रत्याशी, आपका जनता ने तो एक भी नहीं जिताया, तो आप क्यों उस तरफ जा रहे हैं? हमारी तरफ आ जाइए। तो हिंदू, सोकॉल्ड सनातनी एंड ऑल, उसमें कहीं ना कहीं खांचे में उस वक्त तो फिट कर लिया गया, लेकिन अब जब चुनाव आएगा तो ये 10-12% नीतीश के लिए कितनी बड़ी फांस बनेगी, और हो सकता है कि अगर ये कम होता है तो नीतीश की सीटें कितनी आएंगी, ये भी एक देखने का होगा। इसीलिए जो कांग्रेस है, और चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो आप और अलग पार्टीज हो पूरे इंडिया भर में, ये सब बिल्कुल जिसे कहिए कि अल्पसंख्यकों की नेता बन गई है और सब चाहते हैं कि हमारे साथ आ जाए, और इसीलिए वक्फ कानून को लेके इतनी पीआईएल हो गई है, और इस हद तक ये लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इसको अगर वहां नहीं हम जीत पाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जीत लें। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी की जो सियासत देखी जाए, खास करके वक्फ बिल के बाद, ये कांग्रेस के लिए कितना जो आपको लगता है मुफीद है, या फिर कांग्रेस की उम्मीदों को कितना मजबूत बनाती है? कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से भी मैं समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, और ब्रेक के बाद लौटते हैं, समझने की कोशिश को आगे बढ़ाएंगे। लौटूंगी स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और मुकुल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मुकुल जी, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में आप इस पूरे, अगर मैं अलग अलग वोट बैंक की बात करूं, उसमें पिछड़ा वर्ग आता है, उसमें मुस्लिम वर्ग आता है, अल्पसंख्यक समुदाय आता है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी क्या बिल्कुल सटीक रास्ते पर चल रहे हैं? दिशा बिल्कुल सही है पार्टी को मजबूत करने के लिए? नेहा जी, बिल्कुल। राहुल गांधी, चूंकि 2024 में ये उम्मीद नहीं थी कि ये 99 सीट पे आ जाएंगे, और वो सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा, साथ में जो मुद्दा उठा संविधान बचाने का, कि संविधान बदलना चाहते हैं, वो वास्तव में गया। अगर आप पूरी लोकसभा की, कोई भी दर्शक सारे पड़ा हुआ है नेट पे, अगर आप चुनाव आयोग की साइट पे जाकर देखना चाहेंगे तो पता चलेगा 20-25 सीटें ऐसी थी जहां पे बहुत मार्जिनल जीते, जिसे कहा, मतलब एक आरोप भी लगता है कि जिसमें ईवीएम को लेके और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके सीटें हराई गई। अब वो अलग बात है, वो जांच का कुछ है और होगा कुछ की भी डोंट नो, लेकिन अच्छा चुनाव लड़ी कांग्रेस, और वो संविधान बदलाव को लेकर था, जिसमें
अच्छा खासा तबका जो बीजेपी का था वो उनसे चिपका। तभी हाल रहा कि अखिलेश नंबर 1 पे रहे 37 सीट के, और कांग्रेस 6 सीटें यूपी से जीती। यूपी जो बैकबोन कही जाती है इंडियन पॉलिटिक्स की, यहाँ जो जीतता है वो सरकार बनाता है, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। तो ऐसे में बीजेपी जो हारी है सीट, उनमें कहीं ना कहीं उन लोगों का भी सहयोग रहा है जो पहले बीजेपी के साथ थे जी। तो राहुल गांधी समझ चुके हैं, जैसे अभी जो उन्होंने एक नया टॉपिक उठाया है जातिगत जनगणना को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से दलितों में, ओबीसी में, अल्पसंख्यकों में, सब में एक जिसे कहते हैं कि एक उनके में उनको चाहिए ये चीजें, कि वो चाहते हैं, दे वांट कि हाँ ऐसा हो तो कम से कम मेरी स्थिति, मेरे समाज की स्थिति तो पता चले। बीजेपी इससे कटु काट रही है। वो मंचों में तो कहती है कि होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपकी सरकार है, आप जब चाहे तब करा सकते हैं। 2011 के बाद से आज तक कोई सर्वे ही नहीं हुआ, जनगणना छोड़िए, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, सब कुछ होता है, हर देश में होता है। भारत में ऐसा क्या है, आज 14 साल बाद भी, आप 4 साल हो गए, कोरोना बीत चुका है, अब सब सामान्य है। तो राहुल गांधी ने इसी पॉइंट को पकड़ा है कि हम इस पे हमारी स्टैंड एकदम क्लियर है कि हमको कराना है, और उसको लेके फिर ये आगे बढ़े। देखिए संविधान अपनी जगह हो गई, उससे जो उनको रिजल्ट मिला, अब ये दूसरे पार्ट का गेम है जिसमें ये बेरोजगारी, महंगाई, नौकरियों की बात की करी रहे हैं, वहां पे पेपर आउट की बात कर रहे हो, साथ में जातिगत जनगणना को सबसे ऊपर रख रहे हैं कि कम से कम दलितों और ओबीसी और इन सबको एक पता तो चले वो समाज में कहाँ पे स्थान उनका है और आर्थिक स्थिति उनकी क्या है। तो ये इसको की फैक्टर समझ के इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं इससे पहले कि प्रियंका गांधी की जो इसमें मौजूदगी हुई या फिर गैर हाजिरी रही, हालांकि स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो वहाँ पर पहुँची थी या नहीं पहुँची थी, उनके बारे में मैं आपसे समझूं। एक छोटी सी टिप्पणी में आपकी चुनाव आयोग, ईवीएम, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव, इस पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे का जो फोकस रहा है, इस पर आप क्या देखते हैं कि विपक्ष की जो सियासत है, कांग्रेस की सियासत है, क्या प्रभावी भी हो रही है? नहीं, देखिए ये तो सरकार ही निर्णय लेगी, इसमें कांग्रेस तो कोई निर्णय ले नहीं सकती या कोई विपक्ष। इंडिया गठबंधन अगर चीखता भी रहे कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमको बैलेट पे आइए, तो वो सरकार का अपना निर्णय रहता है, वो सरकार नहीं लेगी। सरकार के लिए इस वक्त की सब जिसे कहते हैं कि इफ यू हैव ए गुड डेज देन आप उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। अगर उनका सब कुछ आ रहा है, 2-3 चुनाव कांग्रेस जीत जाती है, तो उनके लिए कहने को होता है कि अगर हम ईवीएम ही डिस्टर्ब कर रहे होते तो हम सब कर देते हैं। लेकिन कई ऐसे भी सवाल आए जहाँ पे आपने वोट डाला कांग्रेस को और पड़ गया वो, उसकी लाइट जली बीजेपी की। कई जगह ऐसे भी हुआ है कि जहाँ पे वोटिंग एकदम बिल्कुल लास्ट टाइम पे अचानक से बढ़ाई गई, 5 बजे के बाद बढ़ाई गई, 6 बजे के बाद वो अचानक से 8 बजते बजते जब आप पूरे इंडिया भर में टीवी चैनल्स पे कुछ आ रहा है और उसकी परसेंटेज कुछ आ रही है, फिर अचानक से आप 10 दिन तक उस डाटा को गायब रखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका चुनाव आयोग का जवाब न देना, भारत की जनता खासकर जो चुनाव में लड़ते हैं दल, राजनीतिक दल, उनके लिए बड़ा एक प्रश्नवाचक हो जाता है कि ये आखिरकार जो हमारी संस्था है चुनाव आयोग, वो क्या सही काम कर रही है, किसी दबाव में कर रही है। तो शक जाता है, इसीलिए वो हमेशा संदेह के घेरे में रहती है। और चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो कोई हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे वो उधर शरद पवार हो, चाहे कोई आपका नेता हो, बड़ा नेता, वो डायरेक्ट चुनाव आयोग पे हिट करता है। और ऐसी चीजों को चुनाव आयोग को जो मतलब उनको अपने आप को डिफेंड करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। कई जगह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते। तो ये चीजें उनको कहीं ना कहीं एक डार्क में रखती है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है, क्या वो सरकार के साथ खेल रहा है, क्योंकि आप ही अपॉइंट करते हैं, अचानक से अपॉइंट करते हैं, और जिस तरह से अपॉइंट करते हैं, ये सब चीजें भारत की जनता और खासकर राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुकी है। इसीलिए इसका किसी की खिलाफत की जा रही है। और इसीलिए हर मंच पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इसे उठाते रहते हैं, और ये एक मुद्दा है जिस पर तमाम विपक्षी जो दल हैं इंडिया गठबंधन समूह के, वो ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, जिसके साथ रिफ्ट की, कांग्रेस के साथ खींचतान की बातें जो है बहुत ही अब पुख्ता हो चुकी हैं। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा पर आना चाहूँगी। प्रियंका गांधी वाड्रा जिसे लेकर कांग्रेस उम्मीदों से भरी है, लेकिन उनकी जो उपस्थिति है अधिवेशन में आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा का इस अधिवेशन में कोई न तो वो पहुंची थी और ना उनके पहुंचने की कोई संभावना भी थी।
जी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का को जिम्मेदारी क्या दी जाती है? वो सीडब्ल्यूसी में आती हैं, उनका अभी तक सीडब्ल्यूसी में भी कोई वो नहीं है, स्थान नहीं है। तो सबसे पहले तो उनको सीडब्ल्यूसी में लाना पड़ेगा या फिर उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, जो इस अधिवेशन में उम्मीद की जा रही थी वो अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसे में आने वाले टाइम में उनको या तो किसी का प्रभारी बनाया जाए या तो उनको जिस तरह से कांग्रेस कुछ ना कुछ तो सोची होगी, क्योंकि अभी 2024 में ही वो सांसद बनी है, पहली बार उनके पास कोई ऐसा पद आया है जी। पर संगठन से तो उनका नाता पुराना है, संगठन से संगठन जी जी संगठन से पुराना इसलिए नाता है कि वो कई बार आपने देखा होगा कि जो जब सांसद नहीं थी तो ज्यादातर अपने भाई राहुल गांधी के ही क्षेत्र में टहलती थी। यूपी में वो आई थी, उससे पहले यूपी में वो प्रभारी बनी थी, यूपी में वो उनको काफी उनको हाथों हाथ भी लिया था। ठीक है, आपको जीत मिलती है, हार मिलती है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ऐसे में कांग्रेस ये चाहेगी कि उनकी जो जिसे कहते हैं आप ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग थोड़ी ग्रैंड गाला हो, कि ये ना हो गांधी परिवार के हैं और आप आए, जो पहले आपको यूपी में एक बार झेलना पड़ा था, वो चीज दोबारा ना हो। अब जब इनको उतारा जाए तो वो सोच समझ के एक रणनीति के तहत उतारा जाएगा, जहां पे उनकी छवि और जो उनको काम दिया जाए उसमें वो 100 आउट ऑफ 100 पाए। इसी को लेके वो कांग्रेस अपनी एक स्ट्रेटजी बना के ही उनको लाएगी। इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ये नहीं करेगी कि तुरंत कोई ऐसा काम दे दिया जाए जिसमें बाद में प्रियंका गांधी का जो नाम है, जो परिवार है, उस पे कोई दाग लगे। एक जब आपने परिवार का नाम लिया तो वो जो परिवारवाद का जो दाग है कांग्रेस से चिपका हुआ सा लगता है, और इस अधिवेशन को भी पारिवारिक अधिवेशन की संज्ञा दी जा रही थी आलोचकों की तरफ से। क्या राहुल गांधी इस दाग को छुड़ाने की कोशिश करते भी दिखते हैं, या फिर इस पर उनका कुछ जवाब या फिर कुछ स्पष्टता उनकी तरफ से कुछ सामने नहीं आता है? नेहा जी, परिवारवाद पे लेके तो आप किसी भी दल को देख लीजिए, सब में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस के चूंकि अखिलेश यादव जैसे हैं वैसे ही कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस में गांधी परिवार को लेके एक जिसे आप जो कह रही है कि सवाल उठते रहते हैं, प्रहार होता है, अखिलेश पे भी होता है, बहुत सारे ऐसे लोग, स्टालिन को लीजिए आप, मतलब देश में हर राज्य में कम से कम दो पार्टियां ऐसी है जो परिवारवाद पे चल रही। सवाल ये उठता है कि परिवारवाद बड़ी चीज है कि जनता, अगर परिवारवाद के कितने ऐसे लीडर्स हैं, उनके बेटे हैं जो चुनाव हारे, अगर आप चुनाव ही नहीं जीतेंगे तो जाहिर बात है कि जनता आपको नकार देगी। आप कितने बड़े बड़े नेताओं के लड़के हार गए, तो ऐसे में परिवारवाद नहीं होता। वो एक सिर्फ एक ये कह लीजिए कि इसको एक सो कॉल्ड बना रखा गया है शगुफा, कि इसको लगा दो और बदनाम करो। अदरवाइज मैं नहीं समझता अगर कोई नेता चुनाव जीत रहा है, तो चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, अगर वो जनता के बीच में जाके आप ही के आदमी को हरा रहा है, कांग्रेस अगर जीतती है तो बीजेपी हारेगी, नहीं तो समाजवादी पार्टी, नहीं टीएमसी हारे, कोई तो हारेगा। तो अगर वो जीत के आ रहा है तो जाहिर बात है उसको वही सारे अधिकार है और वो सब कुछ कर सकता है। हारता रहे तब आप कहें कि जबरदस्ती परिवार को आप ढो रहे हैं, जनता ही आपको नकार रही है, तब आपका परिवारवाद शून्य है। अगर आप जनता आपको जिता रही है और मार्जिन से जिता रही है, तो यानी जनता आपको साथ है, जनता इस चीज के लिए आपके क्षेत्र की मानती है कि नहीं परिवारवाद कुछ नहीं होता, यही मेरा नेता है और कोई नहीं। तो जनता का विश्वास जीत के आते हैं लोग, उनका स्वागत करना चाहिए। परिवारवाद वाली जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि परिवारवाद। बिल्कुल, आपने एक बड़ी बात कही कि जनता का विश्वास सर्वोपरि होना चाहिए, चाहे वो परिवार के सदस्यों के लिए हो, एक ही परिवार के प्रति किसी पार्टी में क्यों ना हो। विश्वास जनता का, जनता से जुड़ाव सर्वोपरि सियासत का जो है मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और इसी पर जो है केंद्रित राजनीति होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मुकुल सर आपका, आपने वक्त दिया और स्ट्रेट टॉक के मंच पर आया, आपका आभार। कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? गुजरात में अधिवेशन हुआ है, 64 सालों में पहली बार बीजेपी का गढ़, 30 सालों से सत्ता में। क्या कांग्रेस ने सीधा सीधा मोदी के गढ़ में उनको चैलेंज करने की कोशिश की है? राहुल गांधी ने क्या संकेत दिए हैं? बीजेपी से कैसे ले रही है? क्या वाकई बिहार के चुनाव में कुछ कमाल कांग्रेस दिखा पाएगी, या फिर विपक्षी जो गठबंधन है इंडिया दल, उसको भी, उसके नेताओं को भी कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की है? बहुत सारे मुद्दे हैं, आने वाले चुनाव में इन मुद्दों का असर और क्या सामने आएगा ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इस बीच आपसे अनुरोध की फीडबैक भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपना अनुभव, अपना फीडबैक हमसे साझा कर सकते हैं। नमस्कार।